स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद आपको। गुलाम मुस्तफ़ा साहब से सवाल ही कि जैसे कि निज़ामी साहब ने भी पॉइंट उठाया कि अभी तक तो हम यही नहीं तय कर पाए कि आया स्टोरी लीक हुई, फैब्रिकेटेड स्टोरी है, प्लांटेड स्टोरी है, क्या है। इतना टाइम गुजर गया, हम यहीं पे अटके हैं अभी तक। देखिए, ये तकरीबन फैसला हो चुका है। जो आज प्रेस रिलीज आई है प्राइम मिनिस्टर हाउस से, उसमें लिखा हुआ प्लांटेड स्टोरी है। ये प्लांटेड स्टोरी मैं समझता हूँ फीड करने से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये हम बात समझ नहीं रहे। जो मैं इशू बार बार रेज ये कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये मीटिंग हुई है, उसमें चंद लोग बैठे हुए थे और एक गलत खबर को प्लांट किया गया है। यानी प्लांट करने का मैं समझता हूँ उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। और ये ख़तरा फौज से ज़्यादा अगर मैं समझता हूँ किसी को इस पर परेशान होना चाहिए था तो प्राइम मिनिस्टर उनकी टीम को होना चाहिए था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के किसी लोग आदमी ने या किसी उनके नज़दीक तरीन जो लोग हैं उनमें किसी ने प्लांट की होगी ना खबर। ये तो प्लांट करने का मकसद ये है, कहने का मकसद ये होता है कि भाई आपने खबर बना के प्लांट की ताकि इस मुल्क की कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाया जा सके। एक आपस में बात हुई, बहस हुई, तो मामला चल रहे थे, वो लीक हो गई किसी तरीके से, किसी ने किया, वो और चीज़ है। ये तो जो जानबूझ के डिलिबरेटली प्लान करके जो काम किया गया, मैं समझता हूँ ये ज़्यादा ख़तरनाक है इसलिए। और इसमें जैसा भी निज़ामी साहब ने कहा, फ़ौज में बेचैनी थोड़ी बहुत नहीं है। हमने नोटिस नहीं किया कि फ़ौज में जो गैलेंट्री अवार्ड्स के ख़ास तरीक़ाकार है वो फॉलो होता है। चीफ आर्मी स्टाफ इसको तो प्रेशर में थे कि अब जब वो कोयटा में जब शहादतें हुई हैं, वहाँ जाकर उन्होंने 2 जो अफसर था और जो जवान शहीद हुआ है उनको वहीं पे अनाउंस कर दिया। ये इतना प्रेशर है इस चीज़ का, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं और हक बजाना में समझने में कि ये खबर जो प्लांट की गई है इसका आफ्टर इफेक्ट क्या हुए हैं। जो इम्पेक्ट इसका ये हुआ है कि आपके जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनके ऊपर जो पहले इल्ज़ाम लगते थे, बात हम भी करते रहते, सब दुनिया बात करती थी, लेकिन इस प्लांटेड खबर ने जिसमें प्राइम मिनिस्टर का शामिल किया गया नाम, जिसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब का शामिल किया गया नाम, उससे ये मकसूद लोग ले कहते हैं कि भाई आपने फ़ौज को मुलजिम से मुजरिम बना के खड़ा कर दिया, जिससे जो भी अच्छा। और एक और भी और एक ऐसे वक्त में जब आप देख रहे हैं कि भारत आपके ऊपर नजर गाड़ के बैठा हुआ है, वो जारी है। उस खबर के अंदर एक और बड़ी सीरियस चीज़ थी। जी जी, वो जो फॉरेन सेक्रेटरी की ब्रीफिंग थी ना मुबैना, जी जी, वो ये कह रही थी कि पाकिस्तान बिल्कुल अपनी इन पॉलिसी की वजह से, जिसका जिक्र जी जी जी, बिल्कुल आइसोलेट हो गया इंटरनेशनली और रीजनली भी। जी जी, तो ये बातें तो ख़तरनाक है और आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये बातें हम तो करते रहते हैं। कई दफ़ा हमने अपने चैनल पे भी ये बातें की हैं कि इस किस्म की बातें करते रहते हैं, लेकिन एक मीटिंग की इस तरह जो रुदात बाहर आना जो है वो यकीनन एक कथा कलामी। उसके बाद हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ये जो गुफ्तगू हो रही है इस सारे पस मंज़र में, क्या हम ये समझें कि जो इमरान खान साहब का 2 नवंबर का धरना, या इमरान खान साहब जो अभी मैं भी 2 दिन पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई, बड़ा मैंने देखा बड़े पुरजोश थे, उनके हामी बड़े पुरजोश थे। और उस वक्त भी जब मई 2014 का जब इमरान खान ने धरना दिया था तो कुछ लोग यही समझ रहे थे कि, और वो इमरान खान ये तासुर भी देते थे कि वो एम्पायर है। खैर मैंने भी उनसे जब पूछा कि भाई एम्पायर कौन है, खैर उन्होंने कहा वो अल्लाह है और जो उसकी पकड़ में नवाज शरीफ है। क्या हम थोड़ा सा ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं पिछले 1 घंटे या 1.5 घंटे से, वो सारी हमारी इसी स्टोरी के पस मंज़र में है। लेकिन ये जो इस्लामाबाद में आपके हो रहा है, और मैं पहले भी ये कह रहा था कि देखिए कितना बड़ा अलमिया है कि कोयटा में 66 जो है नौजवान कैडेट शहीद हुए, और मुझे अफसोस हुआ कि उसके कोई 4 घंटे बाद जब मैंने देखा सुबह हमारे ज़्यादातर चैनल जो है सुबह के मॉर्निंग शो कर रहे थे नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कराची में बड़े बड़े साने हों। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले 24 घंटे से या 36 घंटे से इस्लामाबाद में कोई बहुत बड़ा कोई इमरान खान के ऊपर सॉरी टू से एक बच्चा हुआ, कोई बहुत जुल्म और तशद्दुद उस तरह का नहीं हुआ है, लेकिन उससे रंगे हुए हैं। तो ये जो हो रहा है इस्लामाबाद में, क्या हम इसको इस साने इससे भी जोड़ें जो जिस पर हम गुफ्तगू कोई घंटे से कर रहे हैं, कोई स्टोरी जो लीक हुई, और फिर यही कहा जाएगा कि शायद अगर कोई मुबैन तौर पर एम्पायर है या नहीं है, उसके कहने पे खान साहब इतने जो है पुरजोश हो गए हैं कि वो कह रहे हैं कि रिज़ाइन दें। तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा हम जो गुफ्तगू इतनी देर से कर रहे थे, तहरीक इंसाफ जो कुछ पिंडी इस्लामाबाद में कर रही है वो पस मंज़र में चला गया है। क्या हम इसको साथ जोड़ें या इसको अलग अलग रखें? निज़ामी साहब, चौधरी साहब, तो क्या लग रहा है आपको? चौधरी गुलाम हुसैन साहब की जो थर्ड एम्पायर की बात की जा रही है कि एम्पायर है, अभी भी एम्पायर है या होल सोल खान साहब जो मौजूद है सड़कों पर? नहीं, ये तो अब ना तो खान साहब ने हमें कोई चिट्ठी डाली है कि कौन सा थर्ड एम्पायर वो चाह रहे हैं, और फौज ने उनको कोई चिट्ठी लिखी है
कि हम जो है नवाज शरीफ से बड़े तंग हैं, इसको निकालना है, सही। तो मेहरबानी करके आप अपने घर में बैठ के और वहाँ बैठे तकरीरें करते जाएं और लोगों को जुल्म ज़्यादती का निशाना बनाने दें। देयर इज़ नो सच थिंग। सही। इस वक्त ये है कि नवाज शरीफ आ गया है गिराव में 3 चीज़ों के। एक नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीच का जो इशू है, ये कहीं नहीं जाना। खुद वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि आवर गवर्नमेंट, आई हैव टोल्ड द प्राइम मिनिस्टर, मस्ट कम क्लीन आउट ऑफ दिस इशू, वरना हमारे कोई ना केस होगा ना फेस होगा और हम मारे जाएंगे। तो लिहाजा अभी इसकी बिगनिंग हुई है, ये बंदे पकड़े जाएंगे 2 दिन में 3 दिन में, क्योंकि फौज के पास सारा एविडेंस है। नंबर 2, इमरान खान ये समझते हैं कि ये लोग धांधली की पैदावार हैं और लूट खसोट का बाजार गर्म है, अगर कोई फ्री फेयर इम्पार्शल इलेक्शन नहीं होते तो ये मुसल्लत रहेंगे, तो वो अपना जोर लगा रहे हैं। अब उनको बाकी सर्कमस्टेंशियल फोर्स जो है इट इज़ हेल्पिंग हिम। आप खुद देख लें कि पीपल्स पार्टी 3 दिन पहले उनको गालियां दे रही थी, आज उनके साथ खड़ी हो गई है। और आज उन्होंने एतजाज़ अहसन जो कि इमरान खान के केस को सही समझते हैं, उनको आगे किया है क्या ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और गवर्नमेंट जो है चली जाएगी। फौज जो है सियासी किरदार ना करना चाहती है, ना टेक ओवर करना चाहती है, पर इन द गिवन सिचुएशन वो समझते हैं कौमी सलामती खतरे में है। एंड इट चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने कही, मैं चाहूंगी कि खुर्रम नवाज गंडापुर साहब इस बात का भी जवाब दें कि क्या तारुल कादरी को इस वक्त पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए था। और आरिफ निज़ामी साहब, आप भी कुछ खुर्रम साहब से पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ काइंडली कंटिन्यू। मैं कुछ आपको इनपुट देना चाहता हूँ जो जी सियासी लीडरशिप और अस्करी लीडरशिप दोनों की सही। ज़राए से जो कुछ पिछले 24 घंटे में इस्लामाबाद में होता रहा है, और उसमें जो थर्ड एम्पायर वाली बात है, इस पर भी अर्ज़ करूँगा। आप गुंडापुर साहब से बात कर लें पहले। ठीक है, आपसे इनपुट ले लेते हैं। खुर्रम साहब, आप नहीं समझते कि तारुल कादरी साहब को यहाँ होना चाहिए? आ रहे हैं तारुल कादरी साहब, उसके बाद में मैं आरिफ निज़ामी साहब की जानी पड़ती हूँ। नहीं, मैं नहीं समझता। मैं ये बात पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन उस वक्त ज़हीम कादरी साहब तशरीफ़ रखते हैं, तो जब वो तशरीफ़ रखते हो तो कोई बात तो हो नहीं सकती। अब भी तो यही डिस्कशंस हो रही हैं ना, और चारों बारी बारी बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो बात चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने कही है कि इमरान खान साहब की इत्तेफाकन जो चॉइस ऑफ टाइमिंग है, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो गया है, सही। तो उसका उनको बेनिफिट मिलेगा। ये तो पॉलिटिकल टाइमिंग होती है। बाकी रहा सवाल डॉक्टर तारुल कादरी का, तो मैंने अभी पहले भी अर्ज़ किया कि 1977 की मूवमेंट अप्रैल 77 में शुरू हुई थी और अगस्त में हुकूमत रिमूव हुई थी। तो 2 तारीख कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट तारीख नहीं है कि उसी दिन कोई फैसला हो जाना है। हुकूमत के खिलाफ ये एक मूवमेंट है, हम पहले भी मूवमेंट कर चुके हैं, और ज़हीम कादरी साहब फरमा रहे थे मॉडल टाउन हमेशा सेंट्रल इशू रहेगा। 2 तारीख को नहीं आ रहे तारुल कादरी ख्वाहिश हो के वक्त के साथ वो चला जाए, वो चला नहीं जाएगा। लोग बयान देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सही है। कल जिस दिन नवाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं होगी तो 1 दर्जन सुल्तानी गवाह सामने आ जाएंगे कि एक्चुअली उस दिन वहां क्या हुआ था। ठीक है। अच्छा, आरिफ निज़ामी साहब, आप बता रहे थे इस्लामाबाद के हल्कों की आप सूरत हाल बता रहे थे, काइंडली इंफॉर्मेशन जो है ना वो शेयर कीजिएगा। जी, मुझसे पूछ रहे थे बरेलवी साहब के ये थर्ड एम्पायर के बारे में जो गुफ्तगू हो रही है। जी, थर्ड एम्पायर का इम्प्रेशन जो है ना, ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारी तारीख़ में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी इम्प्रेशन दिया करते थे कि थर्ड एम्पायर से उनकी साजबाज है, और थी भी थी। जिस तरह याह्या खान और उनकी मुलाकात हुई थी, इसको लाड़काना प्लान कहा जाता था। अब इमरान खान साहब भी एक ख़ास तबके को अपने मिलाने के लिए ये तासर ख़ुद भी देते हैं कि जी तीसरे एम्पायर की उंगली पिछली दफ़ा तो नहीं हुई थी, इस दफ़ा खड़ी हो जाएगी। तो ये एक टेसिट स्ट्रेटजी भी है। और ये तीसरे एम्पायर की, माफ़ कीजिएगा, इसको वो करने के लिए जो सियासी जमातें चोर दरवाजे के दार में दाखिल होना चाहें वो भी इसको इस्तेमाल करती हैं। और इस वक्त तो कोशिश यही है, जैसे गुलाम हुसैन साहब ने कहा कि नवाज शरीफ जो हैं वो बड़े घेरे में आए हुए हैं। अब मैं आ जाऊँ जो मौजूदा सूरत हाल है। गुज़श्ता रोज़ कुछ जो मियाँ नवाज शरीफ की किचन कैबिनेट के कुछ अफराद हैं उनसे भी मुलाकात हुई, बल्कि उन्होंने ब्रीफिंग दी जो आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई थी। अब उनका दावा गुलाम मुस्तफ़ा साहब, ये आपके लिए भी हैरानगी होगी कि वो कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ तो सख्त अपसेट और परेशान हैं। वो कहते हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए कि ये कल्प्रिट कौन है। अच्छा, कल्प्रिट कौन है? आरिफ निज़ामी साहब, बहुत हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, वो दे देते हैं पहले, उसके बाद आपकी बात को आगे बढ़ाते। जस्टिस इफ्तिखार का रास्ता बंद करना था, तो इसी MQM जो उनकी बी टीम थी उसकी मदद से
उन्होंने कंटेनर लगाए थे। और उसके बाद ये एक ऐसा ये रीत चल पड़ी है कि हमें तो खुद, मेरा माल रोड पे दफ्तर है, शेयरिंग क्रॉस पे कंटेनर लगा दिए जाते हैं, कोई मामला होता है तो ये तो बड़ा आसान काम है ना, कंटेनर लगा के आप लोगों को रोक दें। लेकिन ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उसकी भी सरीहन खिलाफ वर्जी है कि नहीं होना चाहिए। इससे पहले मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो मेरा तासर ये था, जो मुझे हमें बताया गया, बल्कि कुछ और लोग भी वहाँ मौजूद थे, कि मियाँ नवाज शरीफ बड़े परटर्ब्ड हैं इस मामले में। और दूसरे एक और दावा किया गया कि ये तासर के फ़ौज और सियासी क़यादत जो है एक पेज में नहीं, वो कहते हैं वो तो बिल्कुल एक पेज पे हैं। लेकिन इसके बाद जब मेरी अस्करी ज़राए से बात हुई तो मुझे ये एहसास हुआ कि यकीनन एक पेज पे नहीं है, और अस्करी ज़राए में शदीद तशवीश जो है वो पाई जाती थी और पाई जाती है इस मामले को लंबा करने के मामले में। और उसका इजहार जो है वो उन्होंने, जब ये वफद मिला है उनसे, जिसमें वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर दाखिला और गालबन इसाक डार साहब मौजूद थे, उसमें भी बड़े दो टोक तरीके से किया है। और ये उसी शदीद नाराज़गी का नतीजा है कि उन्हें आज ये एक्शन लेना पड़ा। सही। अच्छा, मैं मुजाहिद बरेलवी साहब और खुरम साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूंगी, लेकिन पहले जरा मैं मुस्तफ़ा साहब से पूछ लूँ। मुस्तफ़ा साहब, आप समझते हैं वाकई कि सियासी और अस्करी क़यादत जो है वो एक पेज पर नहीं है, जिसकी वजह से मामलात और ज़्यादा ख़राब हो गए, मुल्क की सूरत हाल भी ख़राब होगी? देखिए, सारी रात रोंदी रही तो मरिया कोई भी नहीं, अभी तो बता गए जिन हालात में सब कुछ हो रहा है, इसमें एक पेज होना बड़े ही मौजज़ा ही होगा अगर होगा ऐसी चीज़। और ये चूंकि हमारी बदकिस्मती से ये एक पेज पर नहीं है, तभी तो ये खबर आई भी है। अब बरेलवी साहब भी कह रहे थे जी हम कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से डांडे मिलाने की फ़ौज के साथ हर चीज़ की, तो हर चीज़ में फ़ौज को शुरुआत ठहराने की। तो मेरे ख्याल में इस फ्रेमवर्क से निकलना पड़ेगा। और जिस तरीके से जनरल राहील शरीफ की कमांड में फ़ौज ने, उससे पहले जनरल कियानी की कमांड में फ़ौज ने सिविल हुकूमतों की सपोर्ट की है, मैं समझता हूँ हैरान कुन है मेरे लिए ज़ाती तौर पर। और वो इसलिए भी कि काफ़ी गम गुस्से के बावजूद हमारी जो लीडरशिप आर्मी की समझती है कि भाई फ़ौज का काम मुल्क को चलाना नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये फ़ौज ये भी समझती है और सारे कौम भी ये समझती है कि हमारी जो सियासी लीडरशिप है, इट हैज़ फेल्ड टू राइज टू द ओकेजन। जो हालात को संभालना था वो नहीं संभाल सके, और जिसके नतीजे में देखिए इस सब्र को प्लांट कराने की ज़रूरत नहीं थी इन हालात में। जब मुजाहिद साहब अभी कह रहे थे ना कि डांडे में ला रहे थे कि शायद मैं अगर ये समझाऊँ सही तो हो सकता है मैं गलत हूँ, कि शायद इमरान खान साहब को शय मिली है इससे। देखिए, किसी ने इमरान खान साहब को तो जाके कहने की ज़रूरत नहीं, वो तो खुद ही इस बात पर तैयार खड़े हुए थे। और एक बात पनामा लीक की ना तो फ़ौज ने की है, ना ये जो सारा प्लान था फ़ौज ने बना के दिया उनको, पहले से चल रहा था काम ये। और ये जो खबर प्लांट की गई थी भी फ़ौज ने नहीं कराई थी। तो अगर ये हमारी जो सियासी लीडरशिप है, क़यादत है, वो मामलात को सही टाइम पे सही तरीके से नहीं संभालती, बिल्कुल, तो बिगाड़ की सूरत में जब ये अफरा तफरी फैलेगी, ये इंतशार फैलेगा, तो फिर खाम थर्ड एम्पायर की तरफ बात करने की ब्रेक लेते हैं। अफरा तफरी फैलेगी, इंतशार फैलेगा, थर्ड एम्पायर की भी बात रही है, और मैं मुजाहिद साहब को भी और खुरम साहब को भी शामिल करूंगी। ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि 2 नवंबर की क्या सूरत हाल होगी, और खैबर पख्तूनख्वा की बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा का ज़मीनी राब्ता जो है मुनक़ता कर दिया गया है, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, बंद कर दिया गया, और एक सूबे से दूसरे सूबे तक जाने की लोगों को इजाज़त नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है और ये कहाँ की जमहूरियत है? आफ्टर दिस ब्रेक, स्टे ट्यून्ड विद अस। स्पेशल ट्रांसमिशन फैसला कुन घड़ी में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। अब से पहले हमने आपको अहम खबर दी थी कि कंटेनर्स रखने के बायस से हादसा पेश आया, जिसमें हमारे एक फौजी जवान भी शहीद हो गए। मुजाहिद बरेलवी साहब, अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं तो वहाँ पर भी खैबर पख्तूनख्वा का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा, एक सूबे से दूसरे सूबे तक जाने की इजाज़त नहीं है। कल एक बच्ची जो है वो जान बहक हो गई, आज हमारे एक ऑफिसर शहीद हो गए। इसकी जिम्मेदारी किस पे आती है? चौधरी साहब, आपको ऐड करना चाहूँगा कि आप तो खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं, जैसे इस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वहाँ जो पंजाब की पुलिस है उसने ठोकर न्याज बेग से जो कंटेनर जो आते हैं ना रात को कराची से फैसलाबाद जा रहे हैं दूसरे, उनको कॉन्फिस्केट कर लिया ड्राइवरों समेत, और उनको 2 तारीख तक आप नहीं जा सकते। मसलन एक कंटेनर जो है उसमें फैसलाबाद के लिए कपड़ा जा रहा है कोई, सही, उसको रोक लिया। तो ये मेरा ख्याल है गंडापुर साहब से पूछना चाहिए कि ये मॉडल टाउन को फिर सील किया जा रहा है एक दफ़ा कंटेनर से। जी, एक और अगर मैं इजाज़त दे तो बात कर दूंगा। आरिफ नबी साहब अगर एक इजाज़त मुजाहिद साहब का कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद खुरम साहब से भी जवाब ले लेते हैं। गंडापुर साहब तफसीली बात कर लेगा, लेकिन मैं चाह रहा था कि आरिफ निज़ामी साहब ज़रा ये भी फरमाते, क्योंकि मैं वैसे प्रोफेशनली नहीं, बहुत निज़ामी साहब का मुतक़िद हूँ जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड से, कि अभी कुछ देर पहले हमारे ही चैनल ने ये कहा
कि आखिर हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब को ये क्या ज़रूरत पेश आ गई कि वो तुर्की में फ़ौजी इनकलाब का जिक्र करते, और बड़ा उन्होंने तफसील से जिक्र किया। और बल्कि जब आपको याद होगा कि जब हमारा वो चैनल जो बहुत मशहूर है इस हवाले से, जब तुर्की में जो कुछ हुआ था तो वो इस तरह पुरजोश था वो चैनल कि जैसे लगता है कि पाकिस्तान में फ़ौजी बगावत आ गई थी। तो ये भी ज़रा मैं चाहूँगा कि निज़ामी साहब और गंडापुर साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब और कर्नल साहब भी ये कहें कि ये शहबाज शरीफ साहब को अचानक ये तुर्की का फ़ौजी बगावत कैसे याद आ गया, और वो क्यों कोई मैसेज देना चाह रहे थे? मैं वहाँ खुद मौजूद था, मैं भी सानिया हो चुका है उनके साथ। साहब जी, मैं खुद वहाँ मौजूद था। ये तकरीर शहबाज शरीफ साहब ने की। पहले तो उन्होंने अंग्रेज़ी में तकरीर की। टर्किश सफ़ीर जो था, टर्की का नेशनल डे था, वो तशरीफ़ लाए हुए थे, उनकी मौजूदगी में उन्होंने तकरीर की अंग्रेज़ी में। फिर उन्होंने उर्दू में तकरीर शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो तुर्की के अवाम को सलाम करते हैं कि उन्होंने वहाँ जमहूरियत की खातर कुर्बानियाँ दी और जमहूरियत को बचाया फ़ौजी इनकलाब से। ये फ़िक्रा उन्होंने ज़रूर कहा, और हम ज़रूर चौंके कि ये ऑपरेटिव क्लॉज ज़रूर था उनका, इस लिहाज से कि जो मौजूदा सियाक व सबाक है उसके अंदर ज़ाहिर है कि इसका एक बड़ा पॉइंटेड रेफरेंस अगर फ़ौज और सिविलियन क़यादत पाकिस्तान में एक पेज पे नहीं है तो तब तो बनता है, अदरवाइज़ तो कोई ऐसी बात नहीं है। असूली तौर पे शहबाज शरीफ साहब ने ठीक बात की, और जिस तरह जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब कह रहे हैं कि फ़ौज का तो इरादा ही कोई नहीं है कि वो कोई इस किस्म की चीज़ करे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। वो तो अपना काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका काम यानी कि काउंटर टेररिज्म और मुल्क को दहशत गर्दी से पाक करना वो करना चाह रहे हैं। बल्कि कोई किसी तजिया नगार का तो कहना था कि जो जनरल राहील शरीफ ने तकरीर की थी जिसमें उन्होंने करप्शन और टेररिज्म को इंटरलिंक्ड बताया था, उन्होंने ये बात भी कहनी छोड़ दी हुई है। तो इसको दोनों तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। जी, खुर्रम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब जी जवाब दीजिएगा। जी, एक्चुअली मैंने पूरा सवाल नहीं सुना, लेकिन जो टेल एंड मैंने सुनी है, करप्शन का और टेररिज्म का नेक्सस हर सूरत में है, और ये थाने के लेवल से शुरू होकर नेशनल लेवल तक जाता है। अगर आप यूनियन काउंसिल के इलेक्शंस देखें जो अभी रिसेंटली लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए हैं, तो दर्जनों के हिसाब से ऐसे लोग इलेक्ट हुए हैं जिनके खिलाफ कत्ल के मुकदमे हैं, दहशतगर्दी के मुकदमे हैं। वो लोग अब यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन बन गए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के मेंबर बन गए। निज़ामी साहब भी बात कर रहे थे कि ठोकर न्याज बेग से जो फैसलाबाद कंटेनर जा रहे थे, दीगर इलाकों में कंटेनर जा रहे थे, वो उनको रोक लिया गया है। मॉडल टाउन दोबारा सील तो नहीं होने जा रहा? नहीं, मैं अर्ज किया ना जी, मुझे अभी इत्ला मिली है कि मॉडल टाउन में भी मॉडल टाउन के करीब कंटेनर ले आए गए हैं जी, और यही हुकूमत की पैनिक की सबसे बड़ी निशानी होती है। परसों से मेरी निगरानी जो मैं बात कह रहा था तुर्की के हवाले से, वो जो चौधरी गुलाम हुसैन साहब और कर्नल साहब के आखिर शहबाज शरीफ साहब ने जहां आरिफ साहब कह रहे हैं क्या ज़रूरी था कि इतने तफसील से तुर्की का जिक्र करते और खासतौर फौजी बगावत का एक नेशनल डे के मौके पर एक मेरे ख्याल में जो सूरत है सब पाकिस्तान में है, खासतौर पर जो कुछ हो चुका है उसमें शहबाज शरीफ साहब को क्या ज़रूरत पेश आई। और मैंने ज़रा उनको सुना भी, खासी वजाहत से कह रहे थे कि अवाम ने किस तरह फ़ौजी बगावत और कोई सोचे नहीं और क्या नहीं करे। इसलिए मुझे सॉरी टू से मुझे शायद कहना चाहिए नहीं, लेकिन ये ज़रा अनयूजुअल लगा, बहुत गैर मामूली लगा शहबाज शरीफ का साहब का ये बयान। जी वो मैं जहाँ तक मैं समझाऊँ तो देखिए जो क्यों कहा ये तो शहबाज शरीफ साहब ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि दो चीज़ें हैं। नंबर एक तो ये कि जो हालात ख़ुद हमारी हुक्मरानी से इस नहज पर पहुँच चुके हुए हैं कि अब हुक्मरान ख़ुद इस बात पे घबराए हुए हैं और उनको डर ये है कि शायद इस किस्म की चीज़ हो ना जाए, या शायद वो ख़ुद ये कहना चाहते हैं कि ऐसी चीज़ कर दें हम सियासी शोहदा बन जाएं और हमारी जान छुट जाए। दूसरा इसमें से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब को साथ ये भी बताना चाहिए था कि भाई क्या वजह है कि हम 200 अरब रुपए एक मोटरवे पे तो लगा देते हैं उसकी रेनोवेशन पे, तो हम नेक्टा के लिए 10-12 रुपए नहीं निकाल सके। अभी वज़ीर आज़म साहब ने बड़े बड़े अच्छे हॉस्पिटल का ऐलान किया है, मुझे बड़ी खुशी इस बात का सुन के, लेकिन 3.5 साल के बाद 4 साल के बाद कुछ याद आया उनको। देखिए अगर आपने जमहूरियत को बचाना है
तो आप फ़ौज को मतून करके जमहूरियत को बचाने की बजाय अगर हम गवर्नेंस को बेहतर करते जाएंगे तो फ़ौज का मसला ही कोई नहीं है। ये फ़ौज क्यों आएगी इस चीज़ में? हम ये जो बार बार ये रेफरेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉन्स्पिरेसी है कि जी शायद फ़ौज इमरान खान को लेके आई है, या फ़ौज ने पनामा लीज का काम किया है, या फ़ौज ने किसी को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में किसी को कहा कि आप ये स्टोरी प्लांट करें ताकि प्राइम मिनिस्टर खिलाफ हम मूव कर सकें। तो मैं समझता हूँ बहुत दूर की कौड़ी है, लाई जा सकती है। बहरहाल बरेली साहब हैं, ला सकते हैं। लेकिन अब ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर ब्रेक की बात करेंगे तो मैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब से भी पूछूंगी, मुजाहिद बरेलवी साहब से भी, खुरम साहब और आरिफ निज़ामी साहब से भी सवाल करूंगी कि जनाब क्या वाकई ऐसा है जो तमाम तरीन सूरत हाल हम देख रहे हैं कि हुकूमत एक तो बौखलाहट का शिकार दिखाई दे रही है और दूसरी जानिब ये भी जो सियासी शहीद होने की बात की जाती रही, क्या वाकई ऐसा इसमें ऐसी सदाकत है, क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस। फैसला कुन घड़ी स्पेशल ट्रांसमिशन आप मुलाहिजा करें। एक बार फिर हम वापस आ गए। खुरम नवाज गंडापुर साहब, आप जवाब देना चाह रहे थे, गुड गवर्नेंस की बात हुई कि गुड गवर्नेंस हो तो भाई फौज इंटरवीन नहीं करेगी, तो आप इस पर क्या कमेंट रखते हैं? मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि एर्दोगान की मिसाल बहुत आसान है। 1980 में अंकारा और इस्तांबुल के दरमियान जो हाईवे थी वो कच्ची थी, मेटल नहीं हुई थी। पाकिस्तान में उस वक्त कराची से पेशावर तक तब भी जीटी रोड और हाईवे था। एर्दोगान ने 2000 से लेके 2010 तक ये 9 साल का तकरीबन पीरियड जो है, टर्किश इकोनॉमी 10% के हिसाब से ग्रो कर रही थी। जब आप गुड गवर्नेंस देंगे, इस्तांबुल की शक्ल आप तब्दील कर देंगे। जो ये लाहौर की शक्ल तो तब्दील करना चाह रहे हैं, लेकिन लाहौर के सिर्फ पॉश इलाकों की शक्ल तब्दील करना चाह रहे हैं। कृष्ण नगर वैसे का वैसे ही है, दोमोरिया पुल वैसे का वैसा ही है। ये सिर्फ पॉश इलाकों की शक्ल तब्दील करके इसको इस्तांबुल बनाना चाहते हैं। अस्पताल कोई लाहौर में नया नहीं बना, कोई मेजर तालीम को इन्होंने टोटली प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया है। इस तरीके से गुड गवर्नेंस नहीं होती जब तक, और अगर गुड गवर्नेंस होगी तो आपको फौज का खौफ होना ही नहीं चाहिए अगर अवाम आपके साथ जेन्युइनली अच्छा गंडापुर साहब, और अगर आप जाली अभी हालिया सूरत हाल पर अगर बात करें कि अगर मॉडल टाउन में अभी जो कंटेनर्स लगने की सूरत हाल पैदा हो गई है, तो अगर कंटेनर्स लगते हैं तो फिर वहां पर क्या होगा? फिर वहां पे वही कत्लो गारत गरी होगी। देखें, क्योंकि पाकिस्तान अवामी तहरीक के वर्कर वो वर्कर नहीं है कि बस मार खाते रहेंगे। एक दफा हमारे साथ जो होना था मॉडल टाउन में हो गया, तो यानी यहां से भी भरपूर जवाब और मैं हुकूमत को इस मामले में खबरदार करता हूं। और ये जो ज़हीद कादरी साहब आपके प्रोग्राम में बातें करके गए, एक अफसर नहीं पकड़ा गया। सारे इन्होंने जो पकड़े हैं लो लेवल के एहलकार पकड़े हैं, और एक एहलकार खुसूसन मैं उसका नाम आपको ले देता हूं, बाबर उसका नाम है। वो आज भी उसने अदालत में जज के सामने कहा है कि हमें कहा है जी निचली अदालतों से तुम्हें सजा दिला देंगे, ऊपर वाली अदालतों से तुम्हें छुड़वा देंगे। गुलाम हुसैन साहब, ये बातें बाहर आती नहीं है। ये कंटेनर्स की सियासत अगर हम देखें तो और कंटेनर्स अगर अब लगाएंगे मॉडल टाउन में, चाहे इस्लामाबाद की बात की जाए, चाहे पिंडी की बात की जाए, चाहे लाहौर की बात की जाए, अगर गंडापुर साहब आप एक ऑनरेबल सोल्जर रहे हैं, पाकिस्तान का फख्र हैं, इस वक्त एक बड़ी काज के लिए लड़ रहे हैं, एग्रीड, और काजी साहब भी बहुत बड़ा उनका मकाम है। लेकिन ये जो आपने अभी फरमाया है कि अगर उन्होंने हमला कर दिया हम भी उनको जवाब देंगे, तो आप खाना जंगी और खून खराबे का यानी इनवाइट कर रहे हैं। आप चाहते हैं यहाँ कत्लो गारत हो जाए, मुल्क में अमन बदअमनी फैल जाए। अभी एक कर्नल लेवल का अफसर शहीद हो गया इनके कंटेनरों की वजह से, और दूसरा भी कसम पुर्सी की हालत में है, और पहले बच्ची मारी है। लेकिन भाई ये हो क्या रहा है, और ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? इनको पहले कहा था कि अगर आप मिलिट्री कॉन्वॉयज को रोकेंगे तो ये लंबा आपका अरसा नहीं चलेगा। ये आज देख लें इन्होंने ये हरकत की है। बिल्कुल दुरुस्त है। मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूं कि हमारे 100 लोग मार दिए गए, उनमें से 14 शहीद हुए, 80 जख्मी हैं। तो क्या हम फिर इंतजार करें कि ये आए और फिर एक और 14 लोग शहीद कर दें? निजामी साहब, आपको क्या लग रहा है कि दोबारा वही 2014 की हिस्ट्री रिपीट तो नहीं होगी? नहीं, ठीक कह रहे हैं गंडापुर साहब। जो पहले वाली बात उन्होंने कही है, टर्की की जो मिसाल दी है, ये इस लिहाज से गलत है कि टर्की में अवाम इसलिए वहाँ निकले हैं कि वहाँ पे गुड गवर्नेंस है,
वहाँ पे पीस ऑफ वाई बढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले हैं आवाम को। यहाँ भी अगर हुकूमतें जो हैं बेतहाशा वो लोगों के मसाइल हल करें, लेकिन उनकी नहीं। तालीम, उनकी रोज़गार, उनके इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, तो फिर कोई भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे कोई आके चोर दरवाजे से शबखून मारे इक़्तिदार पे। अगरचे मैं तो इस चीज़ का हामी हूँ कि किसी सूरत में भी बुरी से बुरी जो जमहूरी इलेक्टेड गवर्नमेंट है या इलेक्टेड सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो बेहतरीन अमरीत से बेहतर है। और पाकिस्तान में तो ये कई दफ़ा साबित हो चुका है कि जितने भी आमर मुतलक आए हैं यहाँ करप्शन हटाने के नाम पे और गवर्नेंस के नाम पे, वो इस मुल्क को अखलाकी तौर पे और इक़्तिसादी तौर पे और हर लिहाज से दिवालिया करके ठीक गए। है। अच्छा, बरेलवी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और दूसरी जानिब जो आप ही करिए कि जमहूरियत जो है वो जमहूरियत की फॉर्म क्या है? क्या जमहूरियत जो हमारे यहाँ है वो हकीकी जमहूरियत है कि हम दुश्मनी पर उतर आए? जो खैबर पख्तूनख्वा में हम सूरत हाल देख रहे हैं कि एक सूबे से दूसरे सूबे को आपने अलग कर दिया, बिल्कुल आइसोलेट कर दिया, वहाँ पे लोग नहीं मूव कर सकते। क्या ये जमहूरियत है? ये राइट है? आफ्टर दिस ब्रेक स्टे ट्यून्ड विद अस। ब्रेक। स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। मुजाहिद बरेलवी साहब, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिएगा, ये कैसी जमहूरियत है कि हम देख रहे हैं कि हुकूमतें और अपोजिशन एक दूसरे में दुश्मनी पर उतर आई हैं कि जनाब भाई आप एक सूबे को दूसरे सूबे से आइसोलेट कर दें, कंटेनर्स लगा दें, चाहे उसमें लोगों की जानें भी जाएं। मैं बस एहतराम बल्कि अपने आरिफ नामी साहब और गंडापुर साहब से ये कहूँगा, और मैंने इसीलिए वो जो कहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने आखिर तुर्की की बगावत क्यों याद आ गई, और फिर तुर्की में ये तैयब साहब ने मेरे मोहतरम, बहुत ही मैं तो एहतराम का दर्जा देता हूँ कि उन्होंने बड़ी गुड गवर्नेंस दी, खुशहाली दी, तरक्की दी, लेकिन फिर वो जो 2 बार प्राइम मिनिस्टर होने के बाद सदर बने, एक मुतलकान हरमा बने, और वो जो बगावत हुई है वो नाम नहाद बगावत ही लोग कह सकते हैं। उसके बाद क्या करा? सैकड़ों जजों को बंद किया, सैकड़ों टीचरों को गिरफ्तार किया, चैनलों को बंद किया, सहाफियों को गिरफ्तार किया। अगर ये तुर्कुल अरमान साहब खुशहाली तरक्की के नाम पर, तो ये वो कम्युनिस्टों वाली जमहूरियत हो गई, कम्युनिस्टों वाली खुशहाली हो गई। अगर तुर्की में ये जमहूरियत लाई जा रही है कि इस वक्त 82,000 लोग जेलों में पड़े हैं, तो फिर मैं कहूँगा ये वाकई ऐसी जमहूरियत पे लानत। तो यहाँ जो जमहूरियत है उसे कैसे डिफेंड करेंगे? ये जो है बात कर रहे हैं ना बरेलवी साहब, ये बिल्कुल इसमें काफ़ी हकीकत है कि ये पाकिस्तान में जिस तरह की जमहूरियत है ना, किसी इस्लामी मुल्क में नहीं होगी। और जो आज सब लोग जो दुआ कर रहे हैं ना कि इसको लपेट दें इस जमहूरियत को, उनको नानी याद आ जाएगी जब वो तुर्की वाला सिस्टम यहाँ आएगा। कई चैनल वहाँ बंद हैं, जिस तरह इन्होंने कहा, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ देखिए जो जमहूरियत का ये भी तो हुस्न देखे ना यहाँ कि मसलन एक अनइलेक्टेड खातून जो कि नवाज शरीफ की साहबजादी हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे एक बहुत बड़ा एक सेल चला रही हैं, मीडिया सेल और चला रही हैं। मुसद्दक मलिक साहब जो तर्जमान हैं आज फरमाते हैं कि जी वो तो हेल्थ इश्यूज़ पे कभी कभी मिलते हैं वहाँ। भाई ये आप कैसी बात करते हैं? नहीं तो जो प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करवाई थी, पॉलिसी है, मीडिया पॉलिसी, वो वहाँ बन रही है। परवेज़ रशीद साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते हुए भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्या थे वो, जो कॉर्निश बजा लाते थे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में। कल गया था वहाँ, मुझे तो लगा कि जिस तरह बिल्कुल कोई बेअबान सी जगह उसमें मोतल बनी हुई है। अब ये कहा जा रहा है कि ये सेल ख़त्म कर दिया गया और लाहौर वापस आ गई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, लेकिन ये सेल जो है ये भी एक ऐसी चीज़ है जो चलिए आरिफ साहब वक्त बिल्कुल थोड़ा रह गया, सबका फाइनल कमेंट ले लेते हैं। गुलाम मुस्तफा साहब आप बड़ी देर से खामोश हैं, आपको लग रहा है कि जो है ये जमहूरियत की मिसाल जो लिबर्टी दिखाई दे रही है, ये सियासी शहीद होंगे या नहीं होंगे? ये तो एक किस्म की मास्टरमाइंड कौन है इस स्टोरी का? कंक्लूड करते हैं, बहुत थोड़ा वक्त रह गया जी। गुलाम मुस्तफा साहब जी देखिए जी, मियां नवाज शरीफ तो खुद बड़े अपसेट हैं, तो वो तो मास्टरमाइंड नहीं जब धूल बैठेगी तो ये बात ऐसे लोग सामने आएंगे जो जमहूरियत का प्रचार तो बहुत करते हैं, लेकिन जमहूरियत लपेटने में मैं समझता हूँ कि हमारे जमहूरियत पसंदों का ही सबसे बड़ा ये हाथ होगा। खुदा न खास्ता ऐसी बात हुई। दूसरी बात यह है कि जब हम बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि मुल्की हालात, कौम और मुल्क को इस वक्त ऐसे मामलात को सुलझाने की ज़रूरत है, और शायद बात इससे आगे निकले। और लोगों ने बहुत बातें की हैं कि शायद नेशनल गवर्नमेंट बनानी पड़े, अच्छे सियासतदान हैं सारे, लेके उनको बिठाइए और उनको लेके जो इस्लाहात हैं कीजिए। और ये जो भी हम बात कर रहे हैं, नैब के मसाइल हैं या रिकन्स्ट्रक्शन के मसाइल हैं, उनको दुरुस्त कीजिए। फ़ौज ना आए बीच में, लेकिन कौमी लेवल पे जो अच्छे लोग हैं उनको बैठ के
इन ठीक, मुल्क के अच्छे अमलाक लोगों को बैठकर बेहतर मसला जनरल करना होगा। साहब मुजाहिद बरेली साहब, कई आपका दफा फाइनल तजर्बा हो कमेंट, चुका है क्लोजिंग और की ये तरफ बढ़ना है नाकाम मुझे, रहा है। फिर खुरम साहब से भी ये कमेंट लेना जी। बिल्कुल जमहूरियत को कत्ल करने का एक तरीका है और आइन को तोड़ने का तरीका है। और ये लोग मुजाहिद बड़े साहब, ये टेक्नोक्रेट्स जो हैं करवा सकते हैं ये अच्छे इस लोग पाकिस्तान को मिलकर, नहीं ये चला तो सकते। फाइल मैं में आपको अभी भी लिख के वक्त है मैं इतना। गुजारिश करूं कि अगर एक नहीं, मुल्क मैंने का तो- चीफ जस्टिस ये कहे, मुझे तो ये अगर मुल्क का चीफ जस्टिस ये कहे कि यहाँ इस मुल्क में बादशाहत है, तो या तो फिर उस चीफ जस्टिस को हटा देना चाहिए या फिर निजाम को दुरुस्त कर लेना चाहिए। ठीक ठीक है, निजाम कैसे दुरुस्त होगा? मुजाहिद बरेली साहब, आपका फाइनल कमेंट प्लीज। मैंने तो कहा ना, क्योंकि मैंने जो तुर्की का इसलिए जिक्र किया कि आज शहबाज शरीफ नाम ने, और हम खबर दे रहे थे कि जुमानी अंदाज में आखिर जी। उन्हें इतने महीने बाद एक तमाम स्क्रीन देख रही थी, ये तुर्की की फौजी बगावत क्यों याद आई और सही। फिर क्यों आवाम याद आए। तो इसलिए मैंने ये कहा कि ठीक है। जनाब, अगर जो जिस तरह की अगर वो समझते हैं कि मियाँ साहब तैयब अर्जदान हैं और इस तरह की वो मुतलकन आनी है, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त अगर ऐसी जमहूरियत जिसमें इस वक्त तो खैर बहरहाल पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में सियासी कैदी नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं शायद 62 या 72 हज़ार इस वक्त सियासी कैदी जेलों में, जिनका ठीक है, कहीं ठीक है, मुकदमा आपका नहीं चल कमेंट रहा, आ गया था। चौधरी जिनमें गुलाम हुसैन टीचर साहब, हैं, आप क्या असातिज़ा कहते हैं जी? इवन पाकिस्तान में भी ठीक है, तुर्की मुजाहिद के साहब, बंद ठीक कर है। दिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसी जमहूरियत लाएंगे मियाँ साहब, तो फिर उसको लोग वाकई ठीक है, लानत चौधरी करेंगे। गुलाम हुसैन साहब, क्या समझ रहे हैं आप कि जमहूरियत नहीं, हमारी मैं कहाँ कहता हूँ स्टैंड कर रही पनामा है? में जिनके नाम है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएं, जिन्होंने ये मुल्क दुश्मनी की है ये स्टोरी वाले मसले में, उनको पकड़ें, खा वो किस लिए बड़े होते पर हैं और कितने बड़े अजीज हैं जिसके भी। और नंबर 3, जो आवाम की चमड़ी उधल रही है उसका भी कोई ख्याल करें, तभी जमहूरियत बचेगी। बिल्कुल, और जमहूरियत जहाँ तभी तक- बच सकती है जहाँ जब- तक ये चीफ मिनिस्टर के बयान का है, तो ये जनरल साहब और निजामी साहब समझते हैं भैड़ी रोंदी यारा नू लै ले ना भरावां दा। हकीकी जमहूरियत वही है जिसमें एहतजाज हो, तमाम लोगों का एहतसाब भी हो सके, यही हकीकी जमहूरियत है। और इसी को जमहूरियत का रंग कहते हैं। दुश्मनी पर ना उतरे, जातियात पर ना उतरे। बहरहाल स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला कल भी आप हम जारी रखेंगे। हमारे मेहमान जो हमारे साथ आज मौजूद थे, उन तमाम मेहमानों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।